के इस दौर के मेरे हमसफ़र साथियों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोरोना का शास्त्र मनमोहन सिंह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में क्या अंतर है और उसका परिणाम मध्य वर्ग पर क्या पड़ता है। क्या ये दोनों नीतियाँ सही हैं मुल्क के लिए, या हम अब तक जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें कुछ दिक्कतें हैं। कोरोना संकट में एक बात तो हमको एकदम साफ समझ में आ गई कि सिर्फ हमारे काम करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक बाकी सारे लोग काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि सब लोग काम करेंगे तभी हमारा भी पैसा आएगा, तभी हम उपभोग कर पाते हैं। ये समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था हम लोगों की एक सामूहिक अंतर्निर्भरता है। मैं दिल्ली का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये 1-1.5 करोड़ लोग मिल कर के साल भर में जितना काम करते हैं, जितना माल या जितनी सेवा पैदा करते हैं, उसका अगर हम कीमत जोड़ लें, पैसों में जोड़ लें, तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। और यही जो बढ़ती है तो इसको हम समृद्धि दर बोलते हैं कि हर बरस ये कितनी बढ़ गई। आप जानते हैं भारत की जीडीपी जो है 220 लाख करोड़ से ज़्यादा है। थोड़ा बहुत आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, अभी कोरोना काल में थोड़ा बहुत चीज़ें बदलेंगी। हमारी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो थी वो अब अलग अलग तरीके से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ बात समझानी है, वो हमें उसके लिए मैं इन आंकड़ों का उपयोग करूंगा। वो 1,35,000 रुपये एक आदमी के हिस्से में आता है। अब 5 लोगों का परिवार है मान लीजिए, तो 6.5 लाख। अगर 1,30,000 मान लो तो 6.5 लाख रुपए साल भर में, लगभग 54-55 हज़ार रुपये हर महीने 5 लोगों के परिवार में आना चाहिए। लेकिन क्या ये सच में आता है? हम में से 90% लोग उत्तर दे देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। एक तरफ ये आंकड़ा जो है कुछ और चीज़ें भी हमें बयां करता है, कुछ और आंकड़े भी हैं। जैसे भारत में जो अरबपति थे वो 2000 में सिर्फ 9 थे और अब 119 हो गए। भारत में जो ये जो जीडीपी बोलते हैं ना, जो कुल पैसा किया, जितना धन पैदा हुआ देश में, उसका जो 77% है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। सिर्फ 10% लोगों के पास, और सिर्फ 1% लोगों के पास कुल पैदा होने वाले का 58.4% है। मतलब 100 में 58 रुपया खाली 100 में एक आदमी के पास है, और बाकी 99 के हिस्से में 42 आएगा। कुछ तो पंप गड़बड़ है कि जो जितना पैदा होता है वो सब खींच के कहीं एक जगह पैसा पहुंच जा रहा है। इस पंप को कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ सुधार चाहिए इस पंप में। जब अंग्रेज़ों का दौर था 1939-40 में, तो जो शुरू के 1% लोग थे उनके पास जो कुल पैदा होता था उसका खाली 20 रुपया जाता था, 20%। और अब ये 60 छू रहा है। तो कुछ दिक्कत तो रह गई। आप जानते हैं जो सबसे कम कमाता है इस देश में, और जो किसी कंपनी का सीईओ है, जो मोटी तनख्वाह लेता है, इस सबसे कम वाले को उस तक पहुंचने में कितने बरस लगेंगे? अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो 941 साल। मुझे लगता है हमारे बच्चों की भी 10, 20, 25 पीढ़ियां गुजर जाएंगी जब इस मुल्क में सब कुछ थोड़ा सा बेहतर हो चुका होगा। जीवन कालखंड तो हमारा छोटा है ना, हम अपने लिए अच्छा जीवन चाहते हैं। आइए अब मध्य वर्ग की बात करते हैं। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जो खूब सारी असमानता को दिखा देंगे। जो मध्य वर्ग है उसको $2 प्रतिदिन से लेकर $10 तक प्रतिदिन कमाने वाले लोगों को शामिल कर दिया जाता है। चाहो तो थोड़ा आंकड़ा ऊपर वाला बढ़ा लो, मतलब बढ़ा लीजिए आप लोग। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि $2, मतलब वो भी पीपीपी पे माना जाता है। एक अवधारणा होती है क्रय शक्ति समता,
वो ऐसी होती है कि जैसे 20 रुपये में हम जो सामान यहाँ पाते हैं वही अमेरिका में $1 में पाएंगे। तो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो 75 है, 70.6 बराबर $1। लेकिन जब हम पीपीपी पर देखेंगे तो ये लगभग 20 दशमलव कुछ रुपए बराबर $1 हो जाएगा। तो इस वाली अवधारणा पर जब हमारी, अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमारा जो मुल्क में कुल पैदा होता है ना, जब हम उसकी अमेरिका से तुलना करेंगे तो अभी वो $3 ट्रिलियन है, तब $11 ट्रिलियन हो जाता है। लगभग 3.25 गुना करीब ज़्यादा हो जाता है। तो जो 2 लाख करोड़ था ना, ये भी 7.25 पहुँच जाएगा, 800 लाख करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। फिर उसमें हमारे हिस्से में और भी मतलब आंकड़े और ख़तरनाक हो जाएंगे, हमें लगेगा हमें और कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन असल में ये मशीन काम कैसे करती है, जो सारे पैसे को खींच करके कहीं और पहुंचा दे रही है, और जो बड़ा सा मध्य वर्ग है, जो हम लोग हैं, वो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता है। कांग्रेस की नीतियां भी उदारीकरण की ओर ही नहीं। 1990 में हमने ये अपनाया उदारीकरण, निजीकरण को, और भाजपा की नीतियां भी इसी ओर हैं। लेकिन भाजपा की नीतियों के अंतर्गत ये है कि वो रैपिड प्राइवेटाइजेशन की ओर, रैपिड लिबरलाइजेशन की ओर, खूब तेज़ी से उदारीकरण की ओर बढ़ते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है कि निजी आदमी अब सभी जगह काम कर सकेगा, उसको लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, बेरोक टोक अपना काम करेगा। जितने बेरोक टोकी से काम करता जाएगा उतना उदारीकृत हम होते जाएंगे, उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता जाएगा, उतना काम व्यवसाय करने में आसानी हमको होती जाएगी। अब अगर आप अटल जी की सरकार को याद करें, तब भी सरकारी नौकरियां कम हो रही थीं। मनमोहन सिंह की सरकार को याद करें तो थोड़ा सा बढ़ी थीं। नरेंद्र मोदी की सरकार में फिर से सरकारी वैकेंसियां कम हो रही हैं, एसएससी वगैरह की कम हो गई हैं। तो ये तीव्र निजीकरण और तीव्र उदारीकरण की ओर बढ़ते हैं। असल में ये विचारधारा जगदीश भगवती और उस विचारधारा को मानने वाले अन्य अर्थशास्त्रियों में जो अभी आए थे भारत में और लौट गए, उनसे संबंधित है। मनमोहन सिंह की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट रहा है, जिस बेस पे उदारीकरण को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे थे, वो सेन साहब से संबंधित है। तो हमें एक डिग्री समझनी पड़ेगी कितना तेज चाहिए। और अब ये देखिए ना, मध्य वर्ग का पैसा जो है वो कैसे ऊपर चला जाता है। अब जैसे आपने कोई व्यवसाय किया, व्यवसाय करते हैं तो उसमें आप किराया देते हैं, जगह लेते हैं, किराया बहुत महंगा होता है तो कोई और लेके चला जाता है। बिजली का बिल खूब सारा आपने दे दिया, कॉमर्शियल रेट ज़्यादा होते हैं, वो कोई और लेके चला जाता है। और प्रचार, वो एक एरिया में 4 होर्डिंग लगाने का प्रचार मौका होता है, अनुमति होती है, और जो ठेका लेता है वो 40 लगा देता है और सबको लाखों में बेच देता है। तो सारा पैसा उधर चला जाता है। ऐसे ही ना जाने कितनी प्रक्रियाएं हैं कि पैसा किसी और के पास चला जाता है और सारी मेहनत, रात दिन की तपस्या जो है वो मध्य वर्ग की रह जाती है। और बाजार जो शब्द है ना, वो सिर्फ एक खरीदने बेचने का स्थान नहीं है, असल में एक ये विचार है, एक मनोवृत्ति है, हमारी एक सोच है। जब आप मीडिया हाउसेस में जाएंगे, लोग देखेंगे तो लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए एंकर को बोला जाता है कि इन 2 लोगों को आपस में लड़ाई करवा दो तो खूब सारा आपस में नोक झोंक होगी, तो लोग देखेंगे इसको, और जो एंकर लड़ाने में सफल हो जाता है उसको बेस्ट बोल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे नेताजी लोग हैं, वो भी हमें मूर्ख समझते हैं, और कभी हमारी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी हमारी गरीबी पे किसी तरीके से हमको बरगला के वोट ले लेते हैं, तो उनको भी बहुत शातिर माना जाता है। ये सब बाजार की मनोवृत्तियां हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोग हैं, हम भी ऐसे ही हो गए। हम भी चीज़ों को बेचने में इतने मशगूल हैं, क्या करें, बाकी सब यही करते हैं तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो सुधरना तो सबको साथ में पड़ेगा ना, मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा, एक थोड़ी ना खाली सुधर सकता है। और इसके लिए हमें रेगुलेटरी चाहिए, विनियामक चाहिए। सरकार को विज्ञापन पर नियंत्रण मजबूती से लाना पड़ेगा, रेंट रेगुलेशन मजबूती से करना पड़ेगा, और कॉमर्शियल बिजली के रेट मजबूती से गिराने पड़ेंगे। मध्य मार्ग अकेले के लिए नहीं होता है।
जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे वो पूरे समाज के लिए थे। जो गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात कही गई है, समत्व की बात कही गई है, वो ऊपर उस अरबपति से लेकर के गरीब तक है। सिर्फ मध्य वर्ग के लिए ये उपदेश नहीं है। उम्मातन वसातन जो कुरान शरीफ के चैप्टर 2 अल बकरा में जो वर्सेस है, आयत है 143 नंबर में कहा गया है कि तुम मैन काइंड इंसान पे निगाह रखोगे, उसको सही ले चलोगे, और रसूल तुम पे निगाह रखेगा। वो पूरे कम्युनिटी पे है, किसी एक के लिए नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अरब में बैठा कोई अरबपति उसके बाहर है और वो आयत सिर्फ गरीब मध्य वर्ग के मुस्लिम्स में और कमज़ोरों पे लागू हो रही है। तो हम सारे धर्म सब कुछ जो है वो सबको सामूहिकता में लेके चलते हैं, और सरकार को रसूल जैसा रोल अदा करना चाहिए, उसको सबको देखना चाहिए। हमें जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं तो आप देखिए ना, सबसे बड़ी समस्या कहाँ आके खड़ी हो जाती है। आती है कि एक तो किराया ज़्यादा हो गया, विज्ञापन ब्रांड का ज़्यादा है, हम भी रीबॉक पहनने पे गर्व महसूस करते हैं, नाइके पे गर्व महसूस करते हैं, लेकिन वही क्वालिटी का जूता अगर 1500 में मिल जाए तो हम उसको नहीं खरीदते हैं, या उसको पहन करके थोड़ा सा हिचकते हैं। हाँ, उस पर रीबॉक और नाइके का डुप्लीकेट कुछ लगा हुआ है तो उसको पहन करके थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार ने हमको महसूस कराने लायक बना डाला है। वो तरीका है, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एडवर्टीजमेंट एजेंसी या मार्केटिंग कैसे वर्क करता है हमारे माइंड पे, कैसे बिहेवियर इकोनॉमिक्स, व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र हमारे दिमाग के सैकड़ों संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को कैसे वो रीड करता है और कैसे उस पर कब्जा कर लेता है। अब इस जो आप छोटा व्यवसाय कर रहे थे उसमें उन समस्याओं के साथ एक और बड़ी समस्या है कि अचानक हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मिलता नहीं है। इसमें एक हमको रोटेटिंग मनी चाहिए होता है, इमरजेंसी मनी चाहिए होता है। आप जानते हैं बड़े उद्योगपतियों के लिए व्यवस्था है, मुद्रा बाजार बोलते हैं, मनी मार्केट, उनको ज़रूरत होने पे वहाँ से पैसा ले लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हम मध्य वर्ग वाले ना अपने लिए एक सिस्टम डेवलप करते हैं, उसको कमेटी बोलते हैं हम, लेकिन हमारा कमेटी चलाने वाला भाग जाता है अक्सर। तो ये अलग समस्या आके खड़ी हो जाती है हमारे पास इंडियन मनी मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे, उसकी संपत्ति को गारंटी के रूप में रखे, मजबूती के साथ रखे, और उसके पैसे को जो है उसकी संपत्ति को रख करके फिर उसे अनुमति दे कि वो ऐसी कमेटी को चला सके। अगर वो भागेगा तो उसकी संपत्ति जब्त होगी, वो तब तक लोन नहीं ले सकता, और एक सीमा तय कर दी जाए कि इतने तक का तुम एक कमेटी जैसी चीज़ को चला सकते हो। तो हमारा व्यवसाय करने में हमें आसानी होगी, एक विश्वास का माहौल पैदा होगा। ये गांधी के ट्रस्टीशिप से इसका आधार खोजा जा सकता है, जिसमें गांव का बड़ा आदमी जो था वो गांव की जिम्मेदारी संभालने जा रहा था। और हमें जो मॉडल समझाए गए हैं उसमें कुछ अजीब सा कभी कभी सा लगता है मुझको, जैसे हमको खूब सारी अवसंरचना समझा दी गई। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, सड़क, बिजली, पानी, रेलवे। रेलवे में 1 रुपये का निवेश होता है तो बाहर जो है 5.5 रुपये की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आप एक सवाल का उत्तर दीजिए कि अमूल का दूध पहुंचा है ना हम लोगों के कस्बों तक, इसी सड़क, इसी बिजली, इसी रेलवे, इन्हीं व्यवस्था के अंतर्गत पहुंचा है ना। और आपको पता है अमूल मॉडल में जो गांव वाले जब पैदा करते हैं तो गांव में उसका कलेक्शन होता है दूध का, फिर वो जिले पे जाता है, फिर वो राज्य उसका विपणन करता है, पूरा वो सिस्टम बहुत है। और जो लाभ आता है उसको फिर से बांटा जाता है। जो मवेशी वगैरह जो पालते हैं, जो दूध है, उनकी वेटनरी वगैरह, उनकी केयर, उनका जो चारा वगैरह होता है, उन सब की मदद की जाती है। कितना खूबसूरत मॉडल है। हम दूसरा अमूल नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास वर्गीज कुरियन ही नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वर्गीज कुरियन नहीं है, बहुत ईमानदार लोग पड़े हैं, बहुत ईमानदार अधिकारियों को मैं भी जानता हूँ, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया वर्गीज कुरियन बनने का। आप IAS को पकड़ो ना, बड़े अधिकारियों को पकड़ो ना, PCS अधिकारियों को, अनुभवी लोगों को, उनको एक मेगा फूड पार्क दो, उनको इस तरह के मॉडल दो, चलाने की जिम्मेदारी दो। आप देखो व्यवस्थाएं बदलती हैं। आप जानते हैं दिल्ली में जो रेडियाँ पटरियाँ होती हैं, इसका ठेका कोई बड़ा आदमी जा कर के ले लेता है, 5-10 हज़ार रुपये में वो रेडी बिक जाती है साल भर के लिए, और फिर उसका किराया वो लाखों लेता है।
तो उसके पास पैसा पहुंच जाता है। तो जो मेहनत कर रहा है उसके हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। ये कुछ संरचनात्मक दोष हैं, लेकिन हमारे पास इसके सर्वेक्षण ही नहीं है। हमको तो तीव्र निजीकरण, तीव्र पता नहीं क्या क्या तीव्र चाहिए। हम बोलते हैं 2030 में हमारा मध्य वर्ग इतना बड़ा हो जाता है। एक अध्ययन आया, उसमें कहा कि 60 करोड़ लोग मध्य वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि आपके पास बाइक है, फ़ोन है, आप कपड़ा पहनते हो, 2 टाइम खाना खा लेते हो, तो नाउ यू आर इन मिडिल क्लास। इकोनॉमिक्स में मध्य वर्ग जो है वो हमेशा जो है आपको क्रय शक्ति से देखा जाता है, लेकिन समाजशास्त्र और पोल साइंस में अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे ट्रेडर्स का, विक्रेताओं का यूनियन होता है, वो लोग वोट देते हैं, नेता से अपनी बार्गेनिंग करते हैं, तो वो पोल साइंस के अंतर्गत चला जाएगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, तो जब अन्ना जी के आंदोलन को देखेंगे ना, तो उसमें जो लोग आए थे वो मध्य वर्ग वाले ही थे, अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आए थे। असल में हमारी मध्य वर्ग चेतना को ना जाति की चेतना ने दबा दिया है, धर्म की चेतना ने दबा दिया है। हमारे दिमाग में इतना धर्म धर्म धर्म, हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है। हमारे दिमाग में इतना जाति कि तुम इस जाति के हो, इस जाति के हो, तुम्हारी चेतना हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए तुम उस जाति के लिए हमें वोट दो। वोट हम दे देते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे कभी कोई बचाने नहीं आया मुझको आज तक, और ना कोई मदद करने। कोरोना संकट में कितने लोग धर्म के नाम पे आपको पैसा देने आए, और कितने आपके जाति के लोग आपको पैसा देने आए। आपके बच्चे को आपकी जाति वालों ने पढ़ाया है कि रोका है? आपके धर्म वालों ने प्रमोट किया है कि आपसे प्रतियोगिता की है? इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा आप। शायद अब हमें एक ऐसी चेतना की ज़रूरत है कि जो इस पंप को सुधारे, जो सारा पैसा हमारी मेहनत का खींच के कहीं और ले जाके रख दे रहा है, जिसके कारण इतनी बड़ी असमानता है। जो भारत के 20% लोग अगर ऊपर के रख दें और उनका कुल पैसा गिन लें, तो वो 95% के आसपास पूरा जो देश में पैदा होता है उसका रख लेते हैं, उन्हीं के हिस्से में चला जाता है। और बाकी 80% लोग उस 5% में जीने को मजबूर हैं। हम हमेशा विनिर्माण पे दबाव देते हैं। कैसा विनिर्माण? कौन सा 8 GB रैम का फ़ोन आप चला करके बहुत खुश हैं? आपको पता है उसके सारे फंक्शन? कभी नहीं पता है। लेकिन हम पता नहीं रैम, रोम, गोरिल्ला ग्लास कहाँ फंसे पड़े। और आप जब हम ध्यान से देखते हैं तो गूगल क्या है? सर्विस है। फेसबुक क्या है? सर्विस है। व्हाट्सएप क्या है? सर्विस है। हम सेवा क्षेत्र के विकास को हमेशा हमने गलत मान लिया है। जो नाई हमारा बाल काटता है वो सर्विस है। जो हमको होटल में खाना खिलाता है वो सर्विस है। जो हमें स्कूल में पढ़ाता है वो सर्विस है। घर में जो हमारे लिए काम करते हैं वो सर्विस है। तो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तो इसको होना ही चाहिए। ये ओला उबर जो हम बैठते हैं वो सर्विस है। इस पे हम एम्बुलेंस क्यों नहीं चला देते इसी मॉडल पे? ये सोचने की ज़रूरत है ना। भारत उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पा चुका है, अब कुछ संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है हमको। ये पंप रोकना पड़ेगा। ये समाजवाद पूंजीवाद का जो विवाद है, असल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूंजीवाद गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन पूंजीवाद को जन केंद्रित होना चाहिए। ये जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो जाति के नाम पे हमारा शोषण करते हैं, धर्म के नाम पे करते हैं, हमको बरगलाते हैं, ऊट पटांग खबरें दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी बैठे हैं ये, हम इनको पूछते हैं, इनको अपना भगवान मान लेते हैं, खुदा मान लेते हैं। बच्चन जी की एक कविता है, मैं रोक ना पाया था बांसु, वो कोट करूँगा थोड़ा यहाँ पे, कि मेरे पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को, जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा, तब रोक न पाया मैं आंसू। निराला की कुकुरमुत्ता को पढ़िएगा, शायद कुछ बातें समझ में आए। लोग कह के चले गए, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता। अरे अवसंरचना बनने पे रोजगार पैदा होता है, लेकिन लोगों को काम देने से जो पैसा आता है उससे भी तो सड़क बनती है। तो मुर्गी पहले कि अंडा पहले का विवाद, ये अजीब सा विवाद है। भारत की युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ बदलाव चाहिए। हमको इमरा चाहिए, इंडियन मनी मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए, जो हमें अल्पकालिक ऋण मुहैया कराए। हमें शिक्षा सस्ती चाहिए, हमें हेल्थ स्वास्थ्य सस्ता चाहिए, उसका बीमा कवर अच्छा कदम है,
5 लाख तक का कुछ बीमा सरकार दे रही है, इसको 10 लाख दे करके सबको दो ना। 80-90% लोग इसी मांग रहे हैं। तो बदलाव की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल चेंज हमको चाहिए। और कितना निजीकरण और कितना उदारीकरण, ये कितना बहुत बड़ा सवाल है। जब इसका लाभ खुद को न महसूस हो तो समझ लीजिएगा कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जीवन छोटा है। 30-40 साल बाद शायद हम में से बहुत से लोग नहीं होंगे। हम सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं देने वाले हैं कि जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए चकाचौंध होगी। बता तो रहे हैं हम कि इस ग्रोथ पे चलेंगे तो 950 साल बाद जो हमारा भाई है, जो हम गरीब लोग हैं, ये वो CEO साहब के बराबर तनख्वाह पा पाएंगे। आप इंतज़ार कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी अगर सही लगे वीडियो और कुछ चीज़ें समझ में आए तो समर्थन दीजिएगा। इसके बाद में एक टॉपिक विशेष, सेक्टर विशेष पे विश्लेषण को लेकर के जाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि बाज़ार की जो गतिविधियां हैं वो हमको कैसे दूषित करती हैं, हमारे दिमाग से कैसे खेलता है एडवर्टीज़मेंट की एजेंसी जो है, जो मार्केटिंग है। शायद उससे हम कुछ समझ पाएँ, कोशिश करूँगा।